नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज पर। आप कक्षाओं में यूं ही बने रहें, हम आपको यूं ही कक्षाएं देते रहेंगे। राजस्थान का इतिहास क्रमानुसार आपको पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास मिलेगा और वो भी आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगा। आज की क्लास में आपको टॉपिक हमने रखा है रणथंभौर का युद्ध। हालांकि कल हमने हमीरदेव चौहान के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी पढ़ी थी हमने, लेकिन रणथंभौर का जो प्रसिद्ध जो इतिहास प्रसिद्ध जो युद्ध है, उस युद्ध को हमने एक क्लास के लिए रोक लिया। देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमीरदेव चौहान और जब शासक बनता है, ये 1282 में शासक बना। 1282 में शासक बनने के बाद में इसका जलालुद्दीन खिलजी के साथ में संघर्ष होता है। और वैसे हमीरदेव चौहान एक साम्राज्यवादी शासक भी था, इसने दिग्विजय की नीति भी अपनाई थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के साथ में 1290 में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जलालुद्दीन खिलजी इसको जीत तो नहीं पाया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के साथ में एक संघर्ष पैदा हो गया। आगे 1296 ईस्वी में, जब हमने आपको पूर्व की कक्षा में बताया भी था कि 1296 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में शासक बना। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इधर हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके भी विचलित था। उसको डर था कि एक रणथंभौर के अंदर शक्तिशाली राजपूत रियासत है, वहां का हमीरदेव चौहान बड़ा वीर योद्धा है, उसकी बढ़ती हुई शक्ति से भी वह भयभीत था और अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत और वह हमीरदेव चौहान को जीतना भी चाहता था। और उसको शीघ्र ही बहाना मिल गया। क्या बहाना मिलता है? हमीर महाकाव्य के अनुसार जो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था हमीर महाकाव्य, उस हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार ऐसा वर्णन है कि 1299 ईस्वी के अंदर, तब की बात है, 1299 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति, एक का नाम था उलुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी 1299 के अंदर गुजरात विजय के लिए भेजता है। अब ये दोनों सेना सहित गुजरात को जीतने के लिए जाते हैं। गुजरात के अंदर इसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर भी आक्रमण किया। गुजरात से इसने बहुत सारा धन लूटा और धन लूट करके ये दोनों सेना सहित वापिस दिल्ली की ओर लौट रहे थे। और उसके पास में जो लूटा हुआ जो माल जो था, उस माल का बंटवारा रास्ते में कर रहे थे। रात के समय उसने राजस्थान में बीच में उसने विश्राम किया और लूटे हुए माल का ये लोग बंटवारा कर रहे थे। और वास्तव में इतिहास में ऐसा होता था, लूटा हुआ माल जिसको खुम्स कहते थे, वो उसमें 1/5 भाग तो राजा का होता था और बाकी जो शेष बचता था वो सैनिक आपस में अपना बांट लिया करते थे। इस प्रकार से वो अपने लूटे हुए माल का बंटवारा कर रहे थे। तभी उसके अंदर और एक मंगोल शासक जो उसकी सेना के अंदर रहता था, मंगोल सैनिक मान लीजिए, वो मंगोल शासक जिसका नाम था मुहम्मद खां और केहब्रू नाम के दो सैनिक थे।
और इन दोनों सैनिकों ने क्या किया, उस लूटे हुए माल के बंटवारे के समय आपस में विरोध होने की वजह से और ये दोनों उस लूटे हुए माल को लेकर के भाग गए और भाग करके किसकी शरण में आ जाते हैं, हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं। अब हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए, लूटा हुआ माल भी पूरा ले गए। उलूग खां और नुसरत खां इन दोनों ने जाकर के और खिलजी को बताया। किसको बताया, खिलजी को बताया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के पास में संदेश भेजा कि ये जो भगोड़े सैनिक मोहम्मद खां और केहबरू जो दोनों हैं, इन दोनों को मेरे हवाले कर दिया जाए। उसको शरण क्यों दी, उसको बंदी बना करके दिल्ली खिलजी के पास में भेज दिया जाए। लेकिन हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया कि मेरी शरण में आए किसी भी व्यक्ति को मैं दूसरे को नहीं सौंपता हूं। वो मेरी शरण में आ गया तो मेरी शरण में ही रहेगा, मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कई बार उसको चेतावनी भी दी, लेकिन हमीरदेव चौहान ने उसको मना कर दिया, उसने हट कर लिया। हमीरदेव चौहान वास्तव में एक हठधर्मी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। हमीरदेव चौहान हट करने के बाद में भले ही खुद को प्राणों की आहुति देनी पड़े, चाहे पूरे परिवार को बलि देनी पड़े, लेकिन अपने हट से कभी डिगता नहीं था। और आगे चल करके ऐसा ही होता है, उसने मना कर दिया। उसके मना कर दिया तो खिलजी ने उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। एक तो इसके ऊपर आक्रमण करने का बहाना ये था। दूसरा एक कारण और बताया जाता है, वो दूसरा ग्रंथ जो हमीर हठ नाम का जो ग्रंथ है, जिस हमीर हठ नाम के ग्रंथ की रचना चंद्रशेखर ने की थी, वो हमीर हठ ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि मंगोल शासक मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की रानी चिमाता बानू, इन दोनों ने मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा था। और इस बात की सूचना मिल जाती है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, जब इस षड्यंत्र का पता लगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेज करके मोहम्मद शाह को परास्त करने के लिए सेना भेजी। मोहम्मद शाह भाग करके हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया। खैर कुछ भी हो, दोनों की साम्राज्यवादी नीति और दोनों की बढ़ती हुई शक्ति दोनों को संघर्ष के लिए अपने पास ले आती है। और आगे चल करके वो अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है 1299 के अंत में। कब की बात है, 1299 के अंत में अलाउद्दीन खिलजी अपने दोनों प्रसिद्ध सैनिक उलूग खां और नुसरत खां, इसका नाम याद रखना, उलूग खां और नुसरत खां किसके सेनापति थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इन दोनों में से एक अलाउद्दीन खिलजी का भाई था और एक इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी का। इन दोनों को सेना देकर के भेजता है, कब, 1299 में भेजता है। अब ये जब सेना लेकर के रणथंभौर जब आते हैं तो रणथंभौर पहुंचने से पहले रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, कौन सा दुर्ग आता है, जहीन का दुर्ग, जो अब करौली जिले में है, जहीन का दुर्ग। इन दोनों को पहले जहीन का दुर्ग जीतना बहुत जरूरी था। अब उलूग खां और नुसरत खां ने जहीन के दुर्ग जो है उसके ऊपर घेरा डाला, जहीन के दुर्ग को जीत लिया, जहीन के दुर्ग को खूब उसने लूटा। इस बात की सूचना मिल जाती है किसको, हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान को जब उलूग खां और नुसरत खां की जहीन के दुर्ग को लूटने का और उसको जीतने का पता लगा तो हमीरदेव चौहान ने अपने सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह इन दो सेनापतियों को सेना देकर के भेजता है। देखो, दो सेनापतियों की जोड़ी है, ये याद रखना। धर्म सिंह और भीम सिंह किसके सेनापति थे, उलूग खां नुसरत खां किसके सेनापति थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। धर्म सिंह और भीम सिंह सेना सहित जहीन के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए। उसने उलूग खां और नुसरत खां की सेना को बुरी तरह परास्त किया और जहीन के दुर्ग से जो लूटा हुआ जो माल जो था, वो लूटा हुआ माल भी धर्म सिंह और भीम सिंह ने उससे छीन लिया और छीन करके
रणथंभौर की ओर रवाना हो गए। धर्म सिंह और भीम सिंह जो ही रणथंभौर की ओर रवाना हो गए, रणथंभौर पहुंचने वाले थे, पीछे से उसको सूचना मिली कि उलूग खां और नुसरत खां की सेना आक्रमण करने के लिए फिर आगे बढ़ रही है, जहां से आगे, और कहते हैं कि रणथंभौर की ओर आगे बढ़ रही है। तब धर्म सिंह और भीम सिंह ने यह ऐसा फैसला किया। भीम सिंह बोला कि मैं तो सेना सहित वापस जाता हूं जहान के दुर्ग की तरफ, और तुम ये जो लूटा हुआ माल है इसको लेकर के रणथंभौर पहुंच जाओ। तो कहते हैं कि धर्म सिंह तो पूरा का पूरा लूटा हुआ माल लेकर के रणथंभौर पहुंच गया, और भीम सिंह सेना सहित वापस जहान के दुर्ग जाकर के उलूग खां और नुसरत खां के साथ में संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान ये जो भीम सिंह जो था, ये उलूग खां और नुसरत खां के साथ में संघर्ष करते हुए वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा गया। तो धर्म सिंह तो रणथंभौर आ गया और भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये भी बनता है कि रणथंभौर युद्ध के दौरान हमीरदेव चौहान के किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु हो गई, और उलूग खां और नुसरत खां ये दोनों रणथंभौर की ओर आगे नहीं बढ़ करके, और ये दोनों वापस कहां चले जाते हैं? वापस दिल्ली चले जाते हैं। ये दोनों वापस दिल्ली चले गए। लेकिन हमीरदेव चौहान तो अभी परास्त नहीं हुआ, अभी तो उसका एक सेनापति ही मरा है। अतः खिलजी की जो महत्वाकांक्षा की जो नीति थी अभी पूरी नहीं हुई। आगे देखो क्या होता है। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अपने दोनों सेनापति जो उलूग खां और नुसरत खां जो दोनों थे, इन दोनों को सेना देकर के पुनः आक्रमण करने के लिए भेजा। ये पुनः आते हैं और पुनः दोनों सेना लेकर के कहां पहुंच जाते हैं? रणथंभौर पहुंच जाते हैं। ये सेना सहित रणथंभौर पहुंच जाते हैं। उस समय हमीरदेव चौहान पहले अपना कोटि यजन यज्ञ किया, और कोटि यजन यज्ञ करने के बाद में मौनी व्रत धारण किए हुए था। इसी कारण तो मौनी व्रत की वजह से तो उसने अपने सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा। जब ये पुनः आक्रमण करने के लिए आए, तब तक हमीरदेव चौहान का मौनी व्रत भी पूरा हो गया था। ये उलूग खां और नुसरत खां, उलूग खां और नुसरत खां ये दोनों सेना सहित आकर के रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया। अब हमीरदेव चौहान की सेना तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग इतना मजबूत और अभेद्य दुर्ग था जिसकी दीवारों को तोड़ना बड़ा कठिन काम था। अब इसने इसके चारों ओर घेरा डाल लिया, लड़ाई होती रही, उसकी दीवारों को तोड़ते रहे। अचानक कहते हैं कि रणथंभौर के दुर्ग से एक गोला, आग का तेज गोला आया, और वो गोला किसको लगता है? नुसरत खां को लगता है, और नुसरत खां मारा गया। ये प्रश्न आया हुआ है, आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि रणथंभौर युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? नुसरत खां की। अब नुसरत खां की मृत्यु होते ही उलूग खां बचा। उलूग खां ने और खिलजी के पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में समाचार भेजा, नुसरत खां के मरने का समाचार भेजा। जो नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, नुसरत खां के मरने का समाचार भेजा, और भारी भरकम सेना भेजने के लिए खिलजी से अनुरोध किया। खिलजी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और खिलजी स्वयं सेना सहित खुद पहुंच जाता है। खुद पहुंच गया और खुद आकर के रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। अब कहते हैं 1299 के अंत में ये घेरा डाला, और धीरे धीरे चलते चलते बरसात का मौसम आ गया, जुलाई का महीना आ गया। अब जब जुलाई का महीना आ गया और ये संघर्ष चलता रहा, दुर्ग के अंदर जो थे वो बाहर नहीं आ सके, बाहर थे वो अंदर नहीं जा सके। दुर्ग के अंदर हमीरदेव चौहान और उसकी सेना पूरी दुर्ग के अंदर थी। कहते हैं कि दुर्ग के अंदर अन्न, जल और खाद्य सामग्री का संकट आ गया, और जुलाई का महीना आ गया,
तब तक खिलजी है वो यही रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले बैठा रहा। उधर खिलजी के पास में दिल्ली और अवध के अंदर गृह युद्ध होने के समाचार मिलने लगे। खिलजी इससे भी चिंतित हो गया कि मैं रणथंभौर के घेरे को छोड़ करके दिल्ली जाऊं तो भी बहुत बड़ा अपमान है, और यदि नहीं जाऊंगा तो दिल्ली और अवध में गृह युद्ध छिड़ रहे हैं, वहां स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसलिए खिलजी ने सोचा किसी न किसी प्रकार से रणथंभौर को जीता जाए, किसी छल कपट के द्वारा जीता जाए। अब संकट में था, खिलजी भी संकट में, हमीर देव भी संकट में। तब खिलजी ने सोचा कि कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाए। खिलजी ने क्या किया, हमीर देव चौहान के पास में एक दूत भेजा, और दूत भेज करके उसने संधि करने के लिए समाचार भेजा। हमीर देव चौहान सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने पराक्रम के सामने परास्त होने वाला है। तो हमीर देव चौहान ने क्या किया, अपने संधि करने के लिए और अपना शिष्टमंडल, अपना दूत मंडल 2 व्यक्तियों को भेजा, रणमल और रतिपाल नामक। ये दोनों, रणमल और रतिपाल, ये दोनों हमीर देव चौहान के विश्वास पात्र थे। इन दोनों को भेजा कि तुम जाओ और जैसी भी संधि करोगे वो मंजूर है। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं किसके पास में, खिलजी के पास में। खिलजी ने इन दोनों को कहा कि तुम तो सिर्फ मुझे रणथंभौर दुर्ग के अंदर जाने का गुप्त मार्ग बता दो, आप दोनों को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया जाएगा। यदि हम जीत जाएंगे तो आपको रणथंभौर का दुर्ग दे दिया जाएगा, दोनों में से एक को झैन का दुर्ग दे दिया जाएगा। रणमल और रतिपाल ये दोनों दुर्ग के लालच में और खिलजी के साथ में हो जाते हैं। अर्थात हमीर देव चौहान के विश्वासघाती कौन थे, रणमल और रतिपाल। इन दोनों ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर जाने का गुप्त मार्ग इसने बता दिया। इसने गुप्त मार्ग बता दिया, और खिलजी को जब गुप्त मार्ग बताते ही खिलजी की सेना है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश करने ही वाली थी। इधर दुर्ग के अंदर हमीर देव चौहान संकट में था, खाद्य सामग्री समाप्त हो गई, पेयजल स्रोत समाप्त हो गए। तब हमीर देव चौहान सोचा कि अब तो दुश्मन के ऊपर चाहे मरना हो, चाहे जीना हो, चाहे कुछ भी हो, टूट करके पड़ना पड़ेगा। तो हमीर देव चौहान ने दुर्ग के अंदर और केसरिया करना और जौहर करने की योजना बनाई। हमीर देव चौहान की रानी रंग देवी, याद रखना ये नाम, हमीर देव चौहान की रानी रंग देवी, और इसकी पुत्री थी पद्मला। अब पद्मला उसकी पुत्री थी, ये कुंवारी कन्या थी, ये जौहर नहीं कर सकती। इसलिए उसने फैसला किया कि रानी रंग देवी और पद्मला के नेतृत्व के अंदर जल जौहर किया जाएगा, और हमीर देव चौहान राजपूत सेनापतियों के साथ में केसरिया वस्त्र पहन करके दुश्मन के ऊपर टूट पड़े और लड़ते हुए वीरता पूर्वक हमीर देव चौहान मारा गया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीत लिया। ये जीत उसकी होती है 11 जुलाई 1301 को। अब देखो, ये रणथंभौर दुर्ग ऐसा है जिसके अंदर जल जौहर का वर्णन है, जिसमें जल जौहर किया गया है। रणथंभौर दुर्ग ऐसा है जहां राजस्थान के इतिहास का सबसे पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। अर्थात ये रणथंभौर का प्रथम शाखा किसके नेतृत्व में हुआ, हमीर देव चौहान के समय हुआ। हमीर देव चौहान लड़ता हुआ मारा गया, क्योंकि हमीर देव चौहान वास्तव में हठधर्मी शासक था। इसने पहले ही हट कर लिया था कि मैं मेरी शरण में आए किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हठधर्मी के रूप में ये प्रसिद्ध है, और इसके लिए प्रसिद्ध, इसकी हठधर्मिता से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध पंक्ति है। क्या पंक्ति है, सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े नहीं दूजी बार।
किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीर देव चौहान के लिए कही गई है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े नहीं दूजी बार। हमीर देव चौहान जब हट कर लेता है तो या तो मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर विजय होती है। इस प्रकार से रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो इसके साथ में था। अमीर खुसरो ने रणथंभौर के युद्ध को जीतते ही और अमीर खुसरो ने कहा है आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा था आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया? अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध ग्रंथ खजाइन उल फुतूह है, जो ग्रंथ है उसके अंदर रणथंभौर दुर्ग का पूरा वर्णन है। अमीर खुसरो इस युद्ध में मौजूद था। अमीर खुसरो रणथंभौर के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। इसने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। और एक तो ये प्रश्न इसका महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब हमीर देव चौहान जब अपने दुर्ग के अंदर घेराबंदी में फंसा हुआ था, उस समय कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग में अन्न जल की ऐसा खतरनाक संकट आया। अमीर खुसरो ने वर्णन किया है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब नहीं हुआ। ऐसी खतरनाक समस्या आई, लेकिन हमीर देव चौहान परास्त हो गया। हमीर देव चौहान इसके अंदर मारा गया। अब देखो आगे खिलजी क्या करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब खिलजी के सामने 2 व्यक्ति, एक तो रणमल और दूसरा रत्तीपाल, ये थे। ये दोनों, एक तो रणथंभौर का दुर्ग लेने वाला था और एक जैन का दुर्ग लेने वाला था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नीति बड़ी खतरनाक थी। अलाउद्दीन खिलजी पहले विश्वासघातियों से फायदा उठाता था और फिर उसको दंड देता था। इसने इन दोनों को बुलाया और बुला करके दोनों से कहा कि जो अपने स्वधर्मी शासक के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, उससे भविष्य में निष्ठा की, स्वामी भक्ति की क्या उम्मीद की जा सकती है। दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया, दोनों को मार दिया। अब भगोड़े सैनिक बचे। भगोड़े सैनिक कौन कौन बचे? मोहम्मद शाह है और केहब्रू। अब ये जो केहब्रू था, ये तो रणथंभौर के युद्ध के अंदर लड़ता हुआ पहले ही मारा गया। बचा कौन? मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह को अपने पास में बुलाया। मोहम्मद शाह बहुत ज्यादा घायल था, शरीर पर बहुत ज्यादा घाव थे उसके। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को अपने पास में बुलाया और उसको पूछा कि यदि तेरे सारे घावों को मैं ठीक करवा दूं तो तेरी मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? खिलजी ने पूछा। किसको? मोहम्मद शाह मंगोल को पूछा कि यदि तेरे स्वास्थ्य को बिल्कुल मैं ठीक करवा दूं तो तेरा मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? मोहम्मद शाह ने खिलजी को जवाब दिया कि यदि मैं ठीक हो जाता हूं तो मैं 2 काम करूंगा। क्या? कि सबसे पहले तो मैं तेरा कत्ल करूंगा और उसके बाद में हमीर देव चौहान के किसी वंशज को रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। ऐसा जवाब देने की वजह से खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा करके उसको मरवा दिया। इस प्रकार से रणथंभौर के अंदर हमीर देव चौहान का कोई वंशज जीवित नहीं रहा और रणथंभौर के ऊपर नियंत्रण हो गया। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार से आज हमने रणथंभौर के चौहान वंश को भी पूरी तरह पढ़ लिया है। आप कक्षाओं में यूं ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। आप सब्सक्राइबर करने से क्या होगा? हम और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे और आपके साथ कक्षाओं में यूं ही बने रहेंगे। आगे हम अगली क्लास जो आएगी उसके अंदर जालोर और सिवाना के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।